बच्चों लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक किया था। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। यहाँ पर हमें रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना है मिस्टर आनंद का असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए, जो इंडिया में रहते हैं। हमें बता रखा अलग अलग ईयर में कौन कौन से ईयर में रहते हैं। अच्छा, अब आपको एक बात इंपॉर्टेंट मैं समझा दूं इन क्वेश्चंस को करने के लिए। यहाँ तो हमें सीधा ये बता रखा है कौन से ईयर में कितने दिन रहे। ये बिल्कुल परफेक्ट इंफॉर्मेशन है जो क्वेश्चन में दी हुई है। अगर हमें क्वेश्चन में ऐसा नहीं दिया तो हमें इसी फॉर्मेट में शो करना पड़ेगा, ऐसे ही दिखाना पड़ेगा। जैसे ये है क्वेश्चन नंबर 7, इसमें हमें डेट ऑफ अराइवल डिपार्चर ऐसे ऐसे दिया, तो इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा प्रेजेंटेशन में इस मेथड से, तभी हम इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो यहां पर लिखा है डिटरमाइन रेजिडेंशियल स्टेटस फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25, मतलब करंट ईयर के लिए करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं बेसिक कंडीशन नंबर 1 लगी या नहीं। बेसिक कंडीशन नंबर 1 क्या है? बेसिक कंडीशन नंबर 1 कहती है कि assessee must be in India for 182 days or more during the relevant previous year, मतलब 23-24 में। तो ये है 100 डेज, जबकि यहाँ पर होना चाहिए 182 डेज, तो ये तो सेटिस्फाइड नहीं हुई। बेसिक कंडीशन नंबर 2 कहती है मिनिमम 60 डेज और मोर, तो ये है 100 डेज, तो ये तो सेटिस्फाई हो गया। प्लस 365 डेज और मोर ड्यूरिंग द लास्ट 4 प्रीवियस ईयर, मींस ये। तो देखें 291, 90 और 89, तो क्या ये 365 डेज होते हैं या नहीं? तो वैसे तो हो जाते हैं, फिर भी एग्जैक्ट नंबर है 470। इट मींस ये बेसिक कंडीशन नंबर 2 सेटिस्फाई कर देते हैं, तो ये तो पता चल गया कि ये रेजिडेंट है। अब रेजिडेंट होने के बाद हमें चेक करना पड़ता है, एडिशनल कंडीशन लगानी पड़ती है कि ये ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। तो एडिशनल कंडीशन नंबर 1, एडिशनल कंडीशन नंबर 2। एडिशनल कंडीशन नंबर 2 है कि प्रीवियस ईयर को छोड़कर उससे पिछले 7 साल में 7 इयर्स में 730 डेज और मोर होना चाहिए। तो चेक करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, इन 7 इयर्स में कितने डेज वो रहे। तो 291 4 ईयर का तो हम कैलकुलेट ही कर चुके थे, उसको चाहे तो हम नहीं भी करते। 5th ईयर में 87, 6th ईयर में 82 और 7th ईयर में 91, एग्जैक्ट 730 डेज। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब हम ये देखते हैं कि वो रेजिडेंट हैं या नहीं। पिछले 10 सालों में कम से कम 2 साल वो रेजिडेंट होने चाहिए, प्रीवियस ईयर को छोड़ दिया जाए। तो यहाँ पर तो वो सीधा सीधा रेजिडेंट हो गए। 182 डेज बेसिक कंडीशन नंबर 1 लग गई, तो लग रहा है कि वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट बन जाएंगे, क्योंकि केवल 1 साल और चाहिए मुझे। अब यहाँ पर बेसिक कंडीशन 1 तो नहीं लगी, 2 को चेक करें, 60 डेज हो गए, पिछले 4 साल में 365 डेज, तो 90, 89, 87 एंड 82, 348 डेज। तो ये नॉन रेजिडेंट है इस साल। यहाँ पर 90 डेज इनके, अब मेरे लगभग 17 डेज कम पड़ रहे थे, और यहाँ पर मेरा अब भी कोई उम्मीद नहीं हुई, क्योंकि नेक्स्ट ईयर मेरा जो 4 ईयर नेक्स्ट आएंगे ये वाले, इसमें भी कुछ ऐसा फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो मेरा यही हो रहा है, मैं हर साल नॉन रेजिडेंट रहूंगा। आप चेक कर सकते हैं किसी भी ईयर में मैं यहाँ पर रेजिडेंट नहीं हूँ, ना तो बेसिक कंडीशन 1 सेटिस्फाई हो रही है, ना बेसिक कंडीशन नंबर 2 सेटिस्फाई हो रही है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आउट ऑफ 10 ईयर्स केवल 1 ईयर ही है रेजिडेंट। इट मींस एडिशनल कंडीशन नंबर 1 सेटिस्फाई नहीं हुई, और बोथ कंडीशन शुड बी सेटिस्फाइड फॉर द ऑर्डिनरी रेजिडेंट। तो इट मींस कि क्वेश्चन नंबर 6 में मिस्टर आनंद रेजिडेंट है बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। इसकी प्रेजेंटेशन कैसी है वो आप सॉल्यूशन जो मैं प्रोवाइड कर रखे हैं आपको उसमें से देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पर हमें बता रखा है क्वेश्चन नंबर 7 में कि मिस्टर प्रकाश है, अमेरिकन सिटीजन है,
हैज कम टू इंडिया फॉर फर्स्ट टाइम ऑन 10/7/19 एज एन एम्प्लॉय, और हमें अराइवल डिपार्चर बता रखा है, और डिटरमाइन रेजिडेंशियल स्टेटस फॉर वेरियस ईयर्स, अलग अलग ईयर का हिसाब लगाना। तो हमें सबसे पहले चेक करना चाहिए उनके ईयर के हिसाब से कौन से साल में कितना रह रहे हैं। हम लेटेस्ट ईयर को देखते हैं सबसे पहले, जो लेटेस्ट ईयर है इनका, या स्टार्टिंग से देख लेते हैं क्योंकि वो पहली बार आए हैं प्रीवियस ईयर 1920 में, तो यहीं से ही हम चेक करते हैं। हर साल का रेजिडेंशियल स्टेटस तो हमें निकालना ही है। तो 1920 में चेक करते हैं, वो 2020 लीप ईयर है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। तो वो आए हैं हमारे, अब बच्चे क्या गलती करते हैं, वो ये नहीं समझ पाते हैं कि आए हैं, डेट ऑफ अराइवल है 10/7/19 और डिपार्चर है 7/8/20 नेक्स्ट ईयर के बाद, तो हम उसे 7/8/20 तक काउंट कर लेते हैं, लेकिन ये काउंट करना है 31 मार्च 20, क्योंकि यहाँ पर प्रीवियस ईयर एंड हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखिए। तो अब जुलाई के कितने दिन हो गए, ये 10th को आ गए हैं, तो 31 में से 9 डेज हटा दें क्योंकि 10th को तो इंडिया में माना जाएगा, तो 22 डेज जुलाई के, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फेब, लीप ईयर है, एंड मार्च। तो ये कुल मिलाकर हो गए इनके 266 डेज। ठीक है, अब बेसिक कंडीशन नंबर 1 सेटिस्फाइड हो गई, इट मींस वो रेजिडेंट हो गए, बट वो फर्स्ट टाइम आए थे, इससे पहले कभी इंडिया में नहीं थे, तो ये एडिशनल कंडीशन नंबर 1 भी सेटिस्फाई नहीं करते, 2 भी सेटिस्फाई नहीं करते, तो ये रेजिडेंट है बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, पीसीआर 1920। ये हो गया फर्स्ट ईयर का हिसाब। अब हम बात करते हैं 2020 एंड 21 में। तो पहला पार्ट तो ये रहे 1 अप्रैल 20 से लेकर 7/8/20 तक, फिर दूसरा पार्ट इंडिया में आइए 7/10/20 से लेकर 27/11/21, तो ये ईयर एंड हो गया 31 मार्च 21। तो ये टाइम पीरियड है जो रहे इंडिया में, तो यहाँ पर हो गया अप्रैल, मई, जून, जुलाई एंड अगस्त। ठीक है, फिर ये आए अक्टूबर में, तो अक्टूबर में 31 में से 6 डेज हटा दो क्योंकि मेरे को 7th को इंक्लूड करना है, तो 31 में से 6 हटा दो तो 25 बचा। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फेब एंड मार्च, तो ये सारे के सारे टोटल कर दिए जाए तो ये आ गए 305 डेज। अगेन रेजिडेंट, बेसिक कंडीशन नंबर 1 सेटिस्फाइड। अब बेसिक कंडीशन 1 सेटिस्फाई हो गया, आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा बेसिक कंडीशन 1 इज, या आप इस क्योंकि मल्टीपल ईयर है तो सबसे पहले आप चारों लिख दीजिए, बेसिक कंडीशन नंबर 1, बेसिक कंडीशन नंबर 2, एडिशनल 1, एडिशनल 2, और यहाँ लिख दीजिए बेसिक कंडीशन 1 इज सेटिस्फाइड, तो आपका काम हो जाएगा। अब यहाँ एडिशनल कंडीशन नंबर 1 की पिछले 10 साल में कम से कम 2 साल रेजिडेंट होना चाहिए, सेटिस्फाई नहीं है, और ना ही पिछले 7 साल में 730 दिन है, तो रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट अगेन दिस ईयर 2021। चलिए आगे बढ़ते हैं, 2021-22 की बात करते हैं। अब 21-22 में ये रहे हैं, यहाँ पर डिपार्चर है तो 1 अप्रैल 21 से 27 नवंबर 21 तक रहे, और सेकंड पार्ट फिर ये आ गए 1 मार्च 22 को और 31 मार्च 22। ईयर एंड कहाँ होना है, इस बात को आपको ध्यान रखना है, स्टूडेंट मिस्टेक यही करते। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर। उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि ये मार्च में पूरा महीना रहे, तो 31 डेज मार्च।
इन सबको ऐड कर लेते हैं तो ये आ गया 272 डेज। अगेन बेसिक कंडीशन 1 सेटिस्फाइड हो गई, बेसिक कंडीशन 1 सेटिस्फाइड हो गई तो रेजिडेंट हो गए। एडिशनल कंडीशन 1, he should be resident in 2 years out of 10 previous year immediately preceding the relevant previous year। तो ये तो है 2 साल पिछले दोनों साल रेजिडेंट है, तो ये भी सेटिस्फाइड। और एडिशनल कंडीशन नंबर 2, he should be in India for 730 days, ये नहीं है, ये नहीं है क्योंकि 730 डेज का मतलब 2 साल में कम से कम दोनों साल में 365 दिन होते हैं, वो तो नहीं है, तो ये नहीं हुआ। इसका मतलब ये रेजिडेंट है बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। अब हम आते हैं प्रीवियस ईयर 22 23। 22-23 में कब से कब तक रहे ये, यहाँ 22-23, तो ये तो काफी रह गए यहाँ। 1 अप्रैल 22 से लेकर 1 फेब 23 तक लगभग पूरे साल ही रह गए ये तो यहाँ। तो 365 में से मैं हटा देता हूँ, इजी रहेगा। एक तो मुझे फेब में 28 में से एक दिन रहे 27 दिन और मार्च के, तो इजी रहेगा, वरना पूरे साल ही रहे हैं ये। तो 307 डेज रहे। Again, basic condition number 1 satisfied, so he is resident. Additional condition number 1 is satisfied. Additional condition number 2, पिछले इस साल को छोड़कर पिछले 7 साल में 730 दिन, तो पिछले साल है ये 272, उससे पिछले साल है ये 305 और उससे पिछले साल है 266। मेरे ख्याल से हो जाएगा 843 डेज। तो एडिशनल कंडीशन 2 is also satisfied, so he is resident but ordinary resident। तो 22-23 से ये ऑर्डिनरी रेजिडेंट बनना शुरू हो गए, क्योंकि इंडिया में तो बहुत ही ज्यादा रह रहे हैं। अब बात करते हैं हम रेलेवेंट प्रीवियस ईयर की 23-24। तो ये आए कब, ये लिखा है ये आए थे 23-24 में, यहाँ 10 मई 23 को, ठीक है। और ये गए हैं, ये मेरे ख्याल से ये गलत लिखा है यहाँ, ये गए हैं 30 मार्च को, काफी रह गए। तो ये 182 डेज से ज्यादा रह गए इंडिया के अंदर। अगेन मैं 365 में से, और ये लीप ईयर है, लीप ईयर है 366 में से, एक तो अप्रैल के 30 हटा देता हूँ और मई के 9 डेज हटा देता हूँ और 1 डे मार्च का हटा देता हूँ। इजी रहेगा, आप नॉर्मल भी कर सकते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये ज्यादा इजी होगा, तो मैंने ऐसे निकाल लिया 326 डेज। तो ये रेजिडेंट है, बेसिक कंडीशन नंबर 1 सेटिस्फाइड है और एडिशनल 1 एंड एडिशनल 2 दोनों सेटिस्फाइड है, तो ऑर्डिनरी रेजिडेंट, रेजिडेंट बट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। तो काफी अच्छा क्वेश्चन था और काफी बड़ा क्वेश्चन भी था, क्योंकि इसके अंदर हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन निकालनी थी, कैलकुलेट करनी थी। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ लिखा है मिस्टर एक्स और मिसेज एक्स आउटसाइड इंडिया सेटल हो गए फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो सेकंड बेसिक कंडीशन तो इनकी लगेगी नहीं। एंड दे कम टू इंडिया ऑन 15th अक्टूबर ऑन ए विजिट फॉर 7 months, तो सेकंड कंडीशन विजिट के लिए लगती नहीं है। बोथ ऑफ देम आर इंडियन सिटीजन, इन द अर्लियर दे हैव बीन इन इंडिया, ये बता रखा है कितना थे। फाइंड आउट द रेजिडेंशियल स्टेटस फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25, तो बढ़िया ये हो गया कि केवल 1 साल का ही निकालना। पहले मिस्टर एक्स की बात कर लेते हैं। तो प्रीवियस ईयर 23-24 में वो 7 months के लिए आए हैं। 7 months मीन्स मोटा मोटा 210 days हो गए। इट मीन्स बेसिक कंडीशन नंबर 1 सेटिस्फाइड, तो रेजिडेंट तो हो गए, ये तो तय हो गया।
अब रेजिडेंट हो गए तो अब हमें ये देखना है, हमें इस साल का तो नहीं बता रखा कितना कितना आए हैं, क्योंकि हमें प्रीवियस ईयर 20, एक मिनट यहाँ 15 अक्टूबर को आए हैं। अगर 15 अक्टूबर को आए हैं 7 महीने के लिए, ईयर एंड के बाद तक जाएगा, तो 15 अक्टूबर का मतलब अक्टूबर में हमारे 31 माइनस 14, तो अक्टूबर में 17, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फेब 29 क्योंकि लीप ईयर है, एंड मार्च, ये आएगा 17, 30, 31, 31, 29 एंड 31, 169 डेज। मैं सोच रहा था स्टार्टिंग में आए हैं अक्टूबर के बाद तो 7 मंथ बचते भी नहीं है, तो 169 डेज के लिए रहिए। इट मीन्स बेसिक कंडीशन नंबर 1 सेटिस्फाइड नहीं हुई और बेसिक नंबर 2 एप्लीकेबल नहीं है, तो इज नॉन रेजिडेंट। ठीक है, एंड सेम विद मिसिस एक्स, उसका भी सेम है, क्योंकि अगर वो रेजिडेंट होते तो नॉट ऑर्डिनरी ऑर्डिनरी के लिए पिछले सालों का हिसाब किताब लगाते, तो वो हमें अलग अलग देखना पड़ता, लेकिन इस साल तो दोनों साथ में आए हैं और दोनों 182 डेज के लिए नहीं है, तो दोनों ही नॉन रेजिडेंट हो जाएंगे। अच्छा क्वेश्चन था, ध्यान से नहीं देखता तो मैं भी इसमें गड़बड़ करने वाला था। क्वेश्चन नंबर 9, इन द प्रीवियस ईयर 23-20 a sailor has remained on ship on as a crew member, तो क्रू मेंबर के लिए सेकंड बेसिक कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होती है, तो ये आउटसाइड ऑन एज ए has remained a ship crew member of Indian ship as follow, outside the territory water of India for 183 days, inside the territory water for 182 days। तो ये सीधी सी बात है, बेसिक कंडीशन नंबर 1 लग गई, तो इसका मतलब बेसिक कंडीशन नंबर 1 सेटिस्फाइड है, 182 डेज और मोर होना चाहिए, तो ये रेजिडेंट हो गया। तो रेजिडेंट है या नहीं है, तो बिल्कुल रेजिडेंट है, ये तो बहुत आसान है, आपको क्या करना है, पूरी कंडीशन लिखनी है और उसके बाद में आपने बताना है। मिस्टर बून, डेविड बून है, ये ऑस्ट्रेलिया के बहुत बढ़िया क्रिकेटर हुआ करते थे, जब हम छोटे छोटे होते थे तब हम देखते थे। तो मिस्टर बून है सिटीजन ऑफ ऑस्ट्रेलिया और वो इंडिया में रहते हैं 1117 से, इंडिया छोड़कर गए वो 16/7/23 टू विजिट ऑस्ट्रेलिया एंड रिटर्न ऑन 4th of January, डिटरमाइन रेजिडेंशियल स्टेटस। बहुत अच्छा है कि हमें एक साल का ही पूछा है। तो सबसे पहले आपका फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, प्रीवियस ईयर में, रेलिवेंट प्रीवियस ईयर में कोई भी इंसान कितना रहा इंडिया के अंदर, तो रेलिवेंट प्रीवियस ईयर क्या है, 23-24। ठीक है, ये है रेलिवेंट प्रीवियस ईयर। तो इस रेलिवेंट प्रीवियस ईयर में वो कितना इंडिया में रहा, सबसे पहला काम ये चेक करना। तो वो इंडिया छोड़कर गया 16 जुलाई को, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई। ठीक है, तो ये तो सबसे पहला ये रहा कि इंडिया के अंदर वो कितना रहा। अब दूसरी बार जब वापस आया तो वो जनवरी में आया 4 को, तो 3 दिन हटा दिया जाए तो 28 डेज, फेब 29 एंड मार्च 31, तो ये हो गए 30, 31, 30, 16, 28, 29 एंड 31, तो ये 195 डेज रहा। 195 डेज का मतलब बेसिक कंडीशन नंबर 1 सेटिस्फाइड हो गए, तो ये रेजिडेंट हो गया। चलो ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। अब उससे पहले तो इंडिया में ही रहता है वो हर साल, तो हर साल इंडिया में रहता है, तो एवरी ईयर वो 23 में 365 डेज रहा होगा रेजिडेंट, 122 में 365 डेज रहा होगा रेजिडेंट, तो एडिशनल कंडीशन नंबर 1 भी सेटिस्फाइड, एडिशनल कंडीशन 2 भी सेटिस्फाइड, तो ये रेजिडेंट है और ऑर्डिनरी रेजिडेंट। तो बहुत ही इजी था, कोई टेंशन की बात नहीं है, तो ये रेजिडेंट है बट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। अब हम बात करते हैं रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली।
जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है उसका रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे निकाल। तो रेजिडेंशियल स्टेटस हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का अब इंडिविजुअल का आपको आ गया तो बाकी कोई भी टेंशन की बात नहीं है, सभी बहुत इजी है, क्योंकि इंडिविजुअल का ही रेजिडेंशियल स्टेटस में आपको प्रॉब्लम आती है थोड़ी बहुत, बाकी किसी में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो सेक्शन 6 सबसेक्शन 2 कहता है रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। रेजिडेंट होंगे अगर HUF का पूरा या पार्शियल कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर इज इन इंडिया। इंडिया में वो थोड़ा सा भी काम करेंगे, पूरा काम करेंगे, थोड़ा सा भी काम करेंगे, 1% भी इंडिया में काम करेंगे, वो रेजिडेंट है। इट मीन्स बाय डिफॉल्ट वो रेजिडेंट है। नॉन रेजिडेंट वो तभी होंगे जब 100% काम इंडिया के बाहर कर जाएंगे। ओके, तो इंडिया में कौन है वो रेजिडेंट है, 99.99% केस में वो रेजिडेंट ही होते हैं अनटिल अनलेस वो 100% काम इंडिया के बाहर कर। कंट्रोल एंड मैनेजमेंट रिफर टू डिसीजन टेकन विद रिगार्ड टू द वर्किंग ऑफ HUF। वर्किंग ऑफ HUF के डिसीजन कौन ले रहा है, कहाँ ले रहा है, तो कर्ता लेता है, हेड ऑफ द फैमिली जो होता है HUF में उसे कर्ता बोलते हैं। Control and management of HUL lies in the hands of Karta, who is also the head of the family. Therefore, to check the residential status of HUL, we have to see where the decision has been taken regarding the functioning of the affair. कर्ता इंडिया में है तो इसको मतलब इंडिया से ही डिसीजन लिए जा रहे हैं। एक दिन भी इंडिया में होगा तो आप ये मानिए कि HUF रेजिडेंट है। अगर कर्ता एक दिन भी इंडिया में नहीं है तो आप कह सकते हैं उसके डिसीजन सब इंडिया के बाहर हुए, तो उस ईयर में वो नॉन रेजिडेंट हो जाएगा, ऐसा बहुत कम होगा। अब हमें ये पता चल गया कि वो रेजिडेंट है या नहीं। अब अगर वो रेजिडेंट है तो ऑर्डिनरी नॉट ऑर्डिनरी दो ही लोगों में देखा जाता है, इंडिविजुअल में और HUF में। क्या देखते हैं, रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है। अगर रेजिडेंट है तो ऑर्डिनरी नॉट ऑर्डिनरी केवल किस में देखा जाता है, इंडिविजुअल HUF। अब रेजिडेंट हो गया, रेजिडेंट के लिए क्या रहता है, तो हम पहले रेजिडेंट की बात कर लेते हैं। रेजिडेंट के लिए इंडिविजुअल में, इंडिविजुअल के रेजिडेंट के लिए बेसिक कंडीशन नंबर 1 एंड बेसिक कंडीशन नंबर 2 है। अगर दोनों में से कोई भी सेटिस्फाई नहीं होगी तो वो नॉन रेजिडेंट हो जाएगा। ये इंडिविजुअल में होता है, इंडिविजुअल में, ठीक है। अब बात करते हैं HUF। HUF में रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट के लिए क्या देखते हैं कि वर्किंग का है, फुल्ली और पार्शली वर्किंग इन इंडिया या डिसीजन कंट्रोल इन इंडिया फुल्ली और पार्टली, तो वो रेजिडेंट है, एल्स नॉन रेजिडेंट। अब ये तो हमने रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट की बात करी। अब हम ऑर्डिनरी या नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए बात करते हैं। तो एडिशनल कंडीशन नंबर 1, एडिशनल कंडीशन नंबर 2 दोनों सेटिस्फाई होनी चाहिए, किसमें, इंडिविजुअल में। HUF में भी यही है, HUF में ये कर्ता के ऊपर लगाइए, एडिशनल कंडीशन कर्ता पर लगाइए। कर्ता हेड ऑफ द फैमिली, जो हेड ऑफ द फैमिली है उस पे एडिशनल कंडीशन इंडिविजुअल वाली लगाइए टू फाइंड आउट वेदर HUF इज ऑर्डिनरी रेजिडेंट और नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिए। तो देखते हैं क्या लिखा हुआ है इसमें। Once the HUF is resident, to find out whether resident ordinary or not resident, ordinary or not ordinary, तो resident ordinary के लिए क्या करेंगे, HUF resident और ordinary resident होगा अगर कर्ता वही दो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, इंडिविजुअल वैल्यू। क्या, प्रीवियस ईयर, रिलेवेंट प्रीवियस ईयर से पिछले 10 साल में कम से कम 2 साल रेजिडेंट, रिलेवेंट प्रीवियस ईयर से पिछले 7 साल में कम से कम 730 दिन इंडिया। और ऑर्डिनरी नॉट ऑर्डिनरी कब होगा, जब दोनों एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा। फॉर डिटरमाइनिंग वेदर HUF इज रेजिडेंट और नॉट, द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ कर्ता हैज नो रिलेवेंस, क्योंकि रेजिडेंट के लिए हम देख रहे हैं कंट्रोल कहां से हो रहा है। बट फॉर डिटरमाइनिंग वेदर HUF इज ऑर्डिनरी और नॉट ऑर्डिनरी, तो हमें प्रीसीडिंग ईयर देखना पड़ेगा। एक्सेप्टिंग इंडिविजुअल एंड HUF, ऑल अदर पर्सन आर क्लासिफाइड एज रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट। केवल इंडिविजुअल और HUF ही होते हैं जो हम ऑर्डिनरी नॉट ऑर्डिनरी चेक करते हैं। इसके अलावा किसी पर भी हम ऑर्डिनरी नॉट ऑर्डिनरी के लिए चेक नहीं करते, केवल क्या चेक करते हैं, रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट। दे आर नॉट टू बी फर्दर क्लासिफाइड एज ऑर्डिनरी और नॉट ऑर्डिनरी। तो नॉन रेजिडेंट कब होगा, जब
फुल कंट्रोल इंडिया के बाहर होगा। इस सम और ऑल ऑफ द डिसीजन रिगार्डिंग द वर्किंग ऑफ एचयूएफ हैज बीन टेकन इन इंडिया, तो वो क्या हो जाएगा, रेजिडेंट इन इंडिया। जब 100% डिसीजन बाहर होंगे तो क्या होगा, नॉन रेजिडेंट। क्वेश्चन नंबर 11, कर्ता ऑफ वन हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कम्स टू इंडिया every year for minimum 60 days. Karta of one HUF comes to India for every year 60 days and maximum 91 days. Determine residential status of HUF and also that of Karta for the assessment. Karta और HUF दोनों के लिए। देखिए पहले हम HUF की बात करते हैं। अब HUF की बात करें तो कर्ता इंडिया में आता है। अब अगर कर्ता इंडिया में आता है तो इसका मतलब इंडिया में कुछ ना कुछ डिसीजन ले रहा है वो, क्योंकि वो इंडिया में रहता है, तो इसका मतलब कर्ता रेजिडेंट तो हो गया। अब ऑर्डिनरी नॉट ऑर्डिनरी के लिए हम एडिशनल कंडीशन लगाएंगे। तो एवरी ईयर कम से कम 60 दिन के लिए आ रहा है तो फर्स्ट बेसिक कंडीशन तो लगेगी नहीं, और सेकंड बेसिक कंडीशन, क्योंकि रेजिडेंट होना चाहिए, 10 में से 2 साल रेजिडेंट होना चाहिए, तो मैं ये देख रहा हूँ ना कि वो हर साल रेजिडेंट होता है या नहीं। तो रेजिडेंट होने के लिए 60 दिन और 365 दिन चाहिए मिनिमम। तो 60 दिन तो आता है, लेकिन 365 दिन के लिए मान लिया मैक्सिमम हमारा 91 डेज के लिए भी आया, तो ये 364 डेज हो गए। इट मीन्स ये जानबूझ के हिसाब लगाकर आ रहा है कि ये रेजिडेंट इंडिया में ना हो जाए। तो इसका मतलब ये क्या है, रेजिडेंट तो है ही नहीं कभी भी वो, तो इसका मतलब एडिशनल कंडीशन कोई भी नहीं लगेगी। तो जब एडिशनल कंडीशन नहीं लग रही है तो इसका मतलब 91 इंटू 7 637 डेज हो रहे हैं, वो भी नहीं लग रही है। तो ये HUF रेजिडेंट तो है बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, ठीक है। अब हम कर्ता की बात करते हैं। कर्ता तो है ही नॉन रेजिडेंट, क्योंकि कोई भी कंडीशन वो सेटिस्फाई करता ही नहीं है, कभी भी नहीं करता। वो ना तो बेसिक कंडीशन 1 सेटिस्फाई करता है, ना ही बेसिक कंडीशन 2 सेटिस्फाई करता है। तो जो करता है वो नॉन रेजिडेंट है, और HUF जो है वो रेजिडेंट है बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, क्योंकि वो बेसिक कंडीशन तो लगती नहीं है। वो बस ये देखते हैं कि कंट्रोल इंडिया में है या नहीं, क्योंकि इंडिया में कंट्रोल है तो इसका मतलब इंडिया में रेजिडेंट तो है लेकिन नॉट ऑर्डिनरी है, ठीक है। और कर्ता दोनों में से कोई भी नहीं करता तो नॉन रेजिडेंट हो जाए। क्वेश्चन नंबर 12, एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है और ये पार्टली मैनेज होती है मुंबई से, पार्टली नेपाल से, तो पार्टली इंडिया से होती है। इट मीन्स ये रेजिडेंट हो गए। मिस्टर एक्स फॉरेन सिटीजन है और वो करता है HUF के, वो इंडिया में विजिट करने के लिए आते हैं हर साल अप्रैल में 105 दिन के लिए। इट मीन्स वो हर साल 105 दिन इंडिया में रहते हैं। रेजिडेंशियल स्टेटस HUF का बताना है और कर्ता का भी बताना है इंडिविजुअल कैपेसिटी में फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25। पहले HUF की बात करते हैं। तो पहली बात तो ये है कि वो इंडिया में मैनेज हो रहा है इंडिया से पार्शियली, तो इट मीन्स वो रेजिडेंट है। अब वो ऑर्डिनरी है या नॉट ऑर्डिनरी, इसके लिए एडिशनल कंडीशन नंबर 1 लगाते हैं और 2 लगाते हैं कर्ता पर। तो 7 साल में 730 दिन होना चाहिए, ठीक है। तो मेरे ख्याल से 735 दिन हो गया। तो सेकंड कंडीशन तो सेटिस्फाइड हो गई। फर्स्ट कंडीशन है पिछले 10 साल में कम से कम 2 साल रेजिडेंट हो, तो ये हर साल 105 दिन आते हैं। तो बेसिक कंडीशन 1 तो ये कभी भी सेटिस्फाई नहीं करते, और सेकंड बेसिक कंडीशन के लिए होता है 60 + 365 या एवरी ईयर 105 आते हैं। तो 4 ईयर में 365 भी होते हैं और 60 भी होते हैं। तो इसका मतलब ये फॉरेन सिटीजन है तो सेकंड कंडीशन इन पे एप्लीकेबल हो जाएगी। तो इसका मतलब सेकंड बेसिक कंडीशन हर साल सेटिस्फाई करेंगे तो हर साल रेजिडेंट है, तो ये भी हो गया। तो HUF ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, रेजिडेंट बट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। अब बात करते हैं कर्ता की। वैसे हम कर्ता मिस्टर एक्स का पहले हम इंडिविजुअल निकाल सकते थे, इंडिविजुअल इनकी कैपेसिटी निकालते वो यहाँ काम आ जाती। तो आइंदा से आप ऐसे ही करिएगा,
पहले कर्ता की निकाल लीजिएगा, फिर वो कर्ता की एडिशनल कंडीशन जो आपने सेटिस्फाई करी होंगी वो एचयूएफ के काम भी आ जाएगी। उस हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि एचयूएफ के लिए जो यूज करा वो कर्ता के लिए काम आ जाएगी। रेजिडेंट है या नहीं उसके लिए बेसिक कंडीशन 1 तो सेटिस्फाई नहीं होती है, लेकिन बेसिक कंडीशन 2 सेटिस्फाई हो जाती है। 60 days in previous year plus 365 in 4 immediately preceding previous years। तो ये रेजिडेंट हो गए। और एडिशनल कंडीशन नंबर 1 अभी देखा वो भी सेटिस्फाइड होती है, सेकंड भी सेटिस्फाइड होती है, तो रेजिडेंट बट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है कर्ता भी। तो दोनों ही रेजिडेंट है और ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। क्वेश्चन नंबर 13, एचयूएफ मुंबई में है, कर्ता मिस्टर जॉन 95 ईयर्स के हैं, काफी बड़े हो गए, और उन्होंने अपनी पावर दे दी है अपने एल्डेस्ट सन मिस्टर डेविड को। मिस्टर जॉन यूएसए में है और इनकी मेडिकल ट्रीटमेंट हो रहा है और इंडिया वो पहली बार छोड़कर गए हैं 22 में। मिस्टर डेविड हैज फुल कंट्रोल ओवर अफेयर ऑफ एचयूएफ। मिस्टर डेविड exercise partial control from India and partially from Nepal. Calculate residential status of HUN Karta, Mr. John, for the assessment year 24-25। अब देखिए HUF का अलग से हमें रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना है और कर्ता का अलग से निकालना है जो मिस्टर जॉन है। ठीक है, तो पहले कर्ता का ही निकाल लेते ताकि हमें आसानी रहे। तो ये कर्ता चले गए इंडिया से 18 सितंबर 2022 को, तो इसका मतलब रेलेवेंट प्रीवियस ईयर 23-24 में ये इंडिया में रहे 0 डेज, इंडिया में रहे नहीं, तो ये कौन है, नॉन रेजिडेंट। अब नॉन रेजिडेंट है तो एडिशनल कंडीशन चेक करेंगे ही नहीं, तो ये बात खत्म हो गई। अब आते हैं एचएफ पर। मिस्टर कर्ता जो जॉन है वो तबीयत ठीक नहीं है, तो इन्होंने अपने बेटे से कहा है कि आप, डेविड को कहा है कि आप कंट्रोल देखिए। तो हमें जब ये देखना है कि एचएफ का कंट्रोल कहाँ है, जो कर्ता करता है, लेकिन कर्ता यहाँ पर मिस्टर जॉन है, लेकिन उन्होंने अपनी पावर दे दी है अपने बेटे को। तो एचएफ के कर्ता तो मिस्टर जॉन ही है, लेकिन एचएफ के रेजिडेंशियल स्टेटस के लिए ये चेक करने के लिए कि इसका कंट्रोलिंग कहाँ से होती है, इसका डिसीजन कहाँ से होती है, तो उसके लिए हमें केवल उसके लिए डेविड को देखना पड़ेगा, जिसे हम कहते हैं डी फैक्टो कर्ता। ओरिजिनल कर्ता जॉन ही है, लेकिन फॉर द पर्पस ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर है जॉन डेविड के पास, तो हम डेविड को देखेंगे। और जो डेविड है ये सारे के सारे कंट्रोल कर रहा है, इंडिया से भी कर रहा है और नेपाल से भी। तो डेविड ने इंडिया से भी करा, नेपाल से भी करा, क्योंकि पार्शियली इंडिया से हो गया तो ये रेजिडेंट हो गया एचएफ। ठीक है, अब रेजिडेंट तो हो गया, अब हमें देखना है कि ये ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। तो उसके लिए हमें मिस्टर जॉन को ही देखना है, क्योंकि जॉन ने तो अभी कहा है डेविड को कि आप काम संभालिए, और डेविड को देखना पड़ेगा एचयूएफ के रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट के लिए। एडिशनल कंडीशन के लिए तो हमें ओरिजिनल कर्ता को ही देखना है, क्योंकि वहां पर हमारा डिसीजन पावर का है वो नहीं देख रहे, हम कर्ता को देख रहे हैं कहाँ है। तो जॉन हमारे प्रीवियस ईयर 23-24 में नॉन रेजिडेंट है, ये अभी अभी हम देख चुके हैं। प्रीवियस ईयर 22-23 में ये 18 सितंबर को छोड़कर चले गए, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो ये हो गए 30, 31, 30, 31, 31 और 18, 171 डेज। तो इसका मतलब कि ये फर्स्ट बेसिक कंडीशन तो लगा नहीं रहे, है ना। और सेकंड बेसिक कंडीशन क्या है कि 60 दिन प्लस पिछले 4 सालों में 365 दिन, और पिछले 4 सालों में क्या, ये तो पिछले साल ही 365 दिन थे। तो इसका मतलब बेसिक कंडीशन 2 सेटिस्फाइड हो गए तो रेजिडेंट हो गए।
यहाँ तो बेसिक कंडीशन 1 ही सेटिस्फाइड हो गए, रेजिडेंट हो गए, और हर साल रेजिडेंट रेजिडेंट रेजिडेंट। एडिशनल कंडीशन नंबर 1 भी सेटिस्फाइड हो गई, एडिशनल कंडीशन नंबर 2 भी सेटिस्फाइड हो गई। जब दोनों ही सेटिस्फाइड हो गई तो एचयूएफ क्या है? रेजिडेंट बट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। ठीक है, सारा खेल केवल इंडिविजुअल का था, थोड़ा बहुत बचा हुआ एचयूएफ का था, बाकी तो सब आसान है। अगर हम पार्टनरशिप फर्म, एओपी, बीओआई, इन सब के लिए देखें, इवन लोकल अथॉरिटी, अदर आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, इन सब के लिए एक ही सिस्टम है जो एचयूएफ के लिए है। क्या फुल या पार्शियल कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इंडिया में है तो रेजिडेंट, अदरवाइज नॉन रेजिडेंट। नॉन रेजिडेंट कब होगा? जब फुल कंट्रोल आउटसाइड इंडिया होगा, तभी ये नॉन रेजिडेंट होंगे। अब कंट्रोल एंड मैनेजमेंट को कैसे पता चले कि डिसीजन मेकिंग कहाँ हो रही है? तो पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर के हाथ में होती है, बाकी में मेंबर के हाथ में होती है। तो अगर वो इंडिया में मिलते हैं तो ये कहा जाएगा कि इंडिया से ही डिसीजन लिए जा रहे हैं और इंडिया में रेजिडेंट हो जाएंगे। ठीक है, फर्म एंड एओपीबीवाई इफ रेजिडेंट आर नॉट टू बी क्लासिफाइड एज आरओआर और एनओआर, मतलब ऑर्डिनरी नॉट ऑर्डिनरी इनमें नहीं होता, इनमें केवल क्या होता है? या तो रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट। The reason seems to be that control is not in hand of one person unlike individual and HUF। तो ये एक इम्पोर्टेंट बात है कि HUF में एक ही आदमी होता है जो करता होता है, वो कंट्रोल करता है। इंडिविजुअल के केस में भी, बाकी सब में इंडिविजुअल है ही नहीं, तो हम पता नहीं लगा पाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे मैं सर, जय भारत है, पार्टनरशिप फर्म है, 5 पार्टनर है, फर्म का मेन बिजनेस है टिम्बर में डील करना, कुछ इंडिया से आती है, कुछ इम्पोर्ट होती है इंग्लैंड से, तो उसके लिए मीटिंग होती है इंडिया में भी इंग्लैंड में, तो हम ये कह सकते हैं ये रेजिडेंट है क्योंकि इंडिया में मीटिंग हो रही है, इट मींस इंडिया में मैनेज या कंट्रोल हो रहा है। सेक्शन 6 सबसेक्शन 3 में हम रेजिडेंशियल स्टेटस कंपनी का देखते हैं। तो कंपनी के केस में तो एक बात है, इंडिया में जो भी कंपनी रेजिडेंट कंपनी रजिस्टर्ड है इंडिया में, इंडियन कंपनी सब रेजिडेंट है, चाहे काम कहीं पे भी करते हो। तो कंपनी रेजिडेंट है अगर वो इंडियन कंपनी, यहाँ उनका जो है कंट्रोल मैनेजमेंट से कोई लेना देना नहीं है, ऑफिस का है उससे कोई लेना देना नहीं है। इंडियन कंपनी है तो वो रेजिडेंट है हमेशा। अगर वो फॉरेन कंपनी है तो अगर उनका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, मेन ऑफिस अगर उनका इंडिया में है, तो ये मानेंगे कि सारा काम इंडिया से होता है, इसलिए वो इंडिया में रेजिडेंट हो जाएगा। फॉर द पर्पज ऑफ क्लॉज प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, POEM means a place where key management and commercial decision that are necessary for the conduct of business of an entity as a whole are substance made। मतलब जहां ज्यादातर डिसीजन लिए जाते हैं उसे प्रिंसिपल प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट बोलते हैं, और वो अगर इंडिया में है किसी फॉरेन कंपनी का तो उसे भी हम इंडिया में रेजिडेंट मानेंगे। तो नॉन रेजिडेंट कब होगी? इंडियन कंपनी तो कभी नॉन रेजिडेंट होगी नहीं, और फॉरेन कंपनी कब होगी? जब उनका इंडिया में प्रिंसिपल प्लेस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14, रिलायंस लिमिटेड है, इंडिया में इंकॉर्पोरेट हुई है तो इंडिया में रजिस्टर्ड है, बात ही खत्म। और अब हमें कुछ देखना ही नहीं कहाँ पर है प्रिंसिपल प्लेस इफेक्टिव मैनेजमेंट, कुछ नहीं, कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, ये इंकॉर्पोरेट इंडिया में हुई तो रेजिडेंट, बात खत्म। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, डी लिमिटेड इंकॉर्पोरेटेड इंडिया, बात खत्म हो गई, रेजिडेंट। बाकी जो मर्जी कहते रहो, मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। एनी अदर पर्सन वही है जो HUF के लिए था, पार्टनरशिप फर्म के लिए था, AOP BOI के लिए था, इंडिया में थोड़ा सा भी काम होगा तो रेजिडेंट वरना नॉन रेजिडेंट। ठीक है, सेम रेजिडेंशियल स्टेटस फॉर एवरी इनकम, सेक्शन 6 सबसेक्शन 5 कहता है जो रेजिडेंशियल स्टेटस है कि कोई रेजिडेंट है या नहीं, ये ईयरली बेसिस पर होता है कि 1 प्रीवियस ईयर के लिए कोई रेजिडेंट है या नहीं, और अगर वो रेजिडेंट है तो हर एक इनकम के लिए रेजिडेंट है। हम इनकम वाइज चेक नहीं करेंगे कि ये रेजिडेंट है या नहीं। इन द सेम असेसमेंट ईयर, उसके बाद रेजिडेंशियल स्टेटस अलग अलग इनकम के लिए अलग अलग रेजिडेंशियल स्टेटस नहीं हो सकते। इसका मतलब क्या है कि अगर एक सोर्स के लिए वो रेजिडेंट है तो बाकी सब सोर्सेस के लिए भी वो रेजिडेंट ही माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, शिवानी
नॉन रेजिडेंट है, 2002 से न्यूयॉर्क में रहती है। कम बैक टू इंडिया ऑन 19 Feb 2022 और इंडिया में परमानेंट सेटलमेंट हो गई। रेजिडेंशियल स्टेटस असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए बताना है, मींस प्रीवियस ईयर 23-24। इस ईयर में वो 365 डेज रही, तो वो कौन हो गई? रेजिडेंट। अब हमें देखना है कि वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। तो इससे पिछले साल में प्रीवियस ईयर 22-23 365 डेज रही वो रेजिडेंट। उससे पिछले साल में वो 2021-22 में वो 19 फेब को आई। तो फेब में हमारे कितने दिन हो गए? 28 में से 18 हटा दिया जाए तो हमारा 19 तो माना जाएगा कि इंडिया में है ना। तो 19, 20 और 8, तो 10 दिन तो फेब के हो गए और 31 दिन हमारे हो गए मार्च के। तो इसका मतलब 41 डेज, ठीक है। और इससे पहले तो वो है ही नहीं कभी, तो हमेशा नॉन रेजिडेंट। तो एडिशनल कंडीशन अगर हम देखें तो वो तो सेटिस्फाई नहीं हो रही है, ना ही फर्स्ट और ना ही सेकेंड। तो शिवानी जो है रेजिडेंट है बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, ठीक है। मिस्टर एक्स है सिटीजन ऑफ यूएसए, हैज कम टू इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन 2019 और फिर अराइवल डिपार्चर बता रखा है। तो हमें वेरियस ईयर के लिए रेजिडेंशियल स्टेटस बताना है। तो अब ये तो बड़ा लंबा काम हो गया, क्योंकि इसमें हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। खैर अब करनी पड़ेगी, क्या करें। सबसे पहले ये आए हैं 2019-20 में, तो सबसे पहले इस साल देखते हैं वो कितना रहे। पहली बार आए हैं जुलाई में, 1 जुलाई को, तो जुलाई में 31, अगस्त में गए हैं दिसंबर में, अगस्त में 31, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है। प्लस फिर ये मार्च में आ गए 27 तारीख को। तो मार्च में 27, 28, 29, 30, 31, 5 दिन के लिए मार्च में रहे। इसका टोटल कर लेते। तो ये 169 डेज इंडिया में रहे। तो पहली बार आए और 169 डेज रहे। फर्स्ट बेसिक कंडीशन नहीं लगा पाए, सेकंड भी नहीं लगा पाए, तो ये नॉन रेजिडेंट हो गए फर्स्ट ईयर में। तो ये तो बहुत आसान होता है, जैसे ही कोई नॉन रेजिडेंट होता है तो बड़ी खुशी मिलती है, क्योंकि उसके लिए एडिशनल कंडीशन हमें नहीं देखनी पड़ती। अब हम बात करते हैं प्रीवियस ईयर 2020-21 में। तो अप्रैल में क्योंकि आए थे 27, चलो मैं ये भी लिख देता हूँ कब से कब तक रहे, आपको कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ फर्स्ट ईयर में ये रहे थे 1/7/19 से लेकर 11/12/19 तक, प्लस 27/3/20 से लेकर 31/20 तक। अब 2021 में कितना रह रहे हैं ये? तो 1 अप्रैल 20 से लेकर 21 जुलाई 20 तक, प्लस 10 सितंबर 20 से लेकर 1 मार्च 21 तक, और उसके बाद अगले साल आए। तो इतना रहे ये। तो अप्रैल में जून, जुलाई और सितंबर में 30 में से 10 डेज हटा दिया जाए तो सितंबर में 30 में से 9 डेज हटा दिया जाए तो 21 डेज सितंबर में रहे,
अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फेब एंड मार्च। काफी मेहनत करवा दी इन्होंने। तो 30, 31, 30, 21, 21, 31, 30, 31, 31, 28 एंड 1। तो 285 डेज और ये है ठीक है। तो 285 डेज हो गए, तो ये बेसिक कंडीशन 1 सेटिस्फाइड हो गया, तो ये रेजिडेंट हो गए। अब एडिशनल कंडीशन नंबर 1 देखें, तो इससे पिछले 2 सालों में रेजिडेंट होना चाहिए और सेकंड 7 साल में 730 दिन। तो ये रेजिडेंट है बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। अब बात करते हैं प्रीवियस ईयर 21, 22। तो 21, 22 में ये रहे 1 जनवरी 22 से लेकर 31 मार्च 22। तो जनवरी, फेब, एंड मार्च। तो 90 डेज रहिए इंडिया में। बेसिक कंडीशन 1 तो लगी नहीं, बेसिक कंडीशन नंबर 2 में 60 दिन है और पिछले 4 साल में 365 दिन। पिछले तो 2 साल ही हैं, लेकिन 285 प्लस 169, तो ये 454 डेज है। इसका मतलब सेकंड बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई, तो रेजिडेंट हो गए। अब एडिशनल कंडीशन नंबर 1, पिछले 2 सालों में रेजिडेंट हो, तो यहाँ एक साल में, पिछले 1 साल में रेजिडेंट है, तो 2 साल में तो रेजिडेंट नहीं है, तो ये सेटिस्फाई नहीं हुई। इसका मतलब रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। तो ये हमारा 21, 22 के लिए हो गया। 2022, 23। तो 22 में 1 अप्रैल 22 से लेके 23 सितंबर 22 तक, प्लस 1 फेब 23 से लेकर 31 मार्च 23 तक। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, फेब एंड मार्च। 30, 31, 30, 31, 31, 23, 28 एंड 30। 235 डेज रेजिडेंट हो गए, क्योंकि बेसिक कंडीशन नंबर 1 सेटिस्फाइड हो गई। एडिशनल कंडीशन नंबर 1, पिछले 10 साल में कम से कम 2 साल रेजिडेंट हो, तो हैं बिल्कुल, इस साल भी रेजिडेंट है, इस साल भी रेजिडेंट है। और एडिशनल कंडीशन नंबर 2, पिछले 7 साल में 730 दिन हो, तो ये है पिछले साल में 90 डेज, उससे पिछले साल में 285 डेज और उससे पिछले साल में 169 डेज। तो 554 डेज होने की वजह से सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो पाई। तो 22, 23 में भी ये रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। अब हम बात करते हैं ईयर 2023-24, लास्ट ईयर आ गया हमारा इस साल का। तो 23 में ये 1 अप्रैल 23 से लेकर 1 जुलाई 23 तक रहे, और फिर
11 फरवरी 24 से 31 मार्च 24 तक रहे। ठीक है, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, फेब में 2024 लीप ईयर है, तो 29 में से शुरू के 10 दिन हटा दे, 19 डेज, तो ये हो गए 30, 31, 31, 19 and 31, तो 142 डेज रहे ये। तो बेसिक कंडीशन 1 तो नहीं लगी, लेकिन बेसिक कंडीशन नंबर 2 लग गई। पिछले 4 साल में 365 दिन, तो वो तो है। तो ये हो गए रेजिडेंट। एडिशनल कंडीशन नंबर 1 तो सेटिस्फाइड है। एडिशनल कंडीशन नंबर 2, तो पिछली बार हमारे आ रहे थे 544 डेज और पिछले साल 235 रहे, तो 779 डेज, 730 होना था। एडिशनल कंडीशन नंबर 2 भी सेटिस्फाई हो गई। इट मीन्स 23-24 में ये रेजिडेंट है, बट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। ठीक है, इसे आप डिटेल में लिख लेना, या तो क्वेश्चन में स्टार्टिंग में ही आप लोग बेसिक कंडीशन, एडिशनल कंडीशन लिख दीजिएगा, और उसके बाद में आप क्या करेंगे, हर क्वेश्चन में बस ये लिख देना हर ईयर में कि कौन सी बेसिक कंडीशन 1 2 सेटिस्फाई हुई है या नहीं हुई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, ये बड़े मेहनत के क्वेश्चंस हैं, बहुत मेहनत करवा रहे हैं। सबसे पहले प्रीवियस ईयर 2019, सेम क्वेश्चन तो नहीं है अभी जो किया है, 17 को आकर 79 को क्या है, सेम क्वेश्चन आ जाए ताकि मुझे फिर से ना करना पड़े, ऐसा मन में आ रहा है। तो ऐसा तो नहीं है, बिल्कुल फ्रेश है, नया क्वेश्चन है। तो प्रीवियस ईयर में ये रहे हैं 1719 से लेकर 7919 तक, प्लस 1120 से लेकर 8320 तक, जुलाई, अगस्त, सितंबर, जनवरी, फेब, लीप ईयर है इसलिए 29, इन मार्च। वन 37 डेज नॉन रेजिडेंट, क्योंकि ये पहली बार इंडिया में आए हैं, और पहली बार इंडिया में आने पर ये 137 डेज इंडिया में रहे हैं, तो बेसिक कंडीशन 1 2 कोई भी सेटिस्फाई नहीं कर पाए। 2021 में और फिर आए हैं 21 में 10 फेब को, और गए तो बाद में, तो 31 मार्च तक। तो जुलाई में 10 डेज हटा दिए जाए शुरू के, तो 31 माइनस 10 21, जुलाई, अगस्त, सितंबर एंड फेब के 9 दिन हटा दिए जाए, तो 28 में से 9 हटा दिया जाए, मार्च के 31, तो 21, 31, 20, 19, 31, 122 डेज नॉन रेजिडेंट अगेन, क्योंकि ना तो ये बेसिक कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, ना ही एडिशनल कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। 2021-22, 1 अप्रैल 21 से लेकर 9 मई 21 तक, प्लस 1 जनवरी 22 से लेकर 31 मार्च 22। तो ध्यान से करना है, आप लोग केवल देखकर कर रहे हैं तो आपको लग रहा बहुत इजी है, लेकिन आपको
ज़्यादा सोचना पड़ेगा, इसके लिए दिमाग लगाना पड़ेगा। तो अप्रैल में नहीं, मई में 9 days प्लस जनवरी, फेब एंड मार्च। 30 plus 9 plus 31 plus 28 plus 31, 129 days रहिए। तो पिछले 4 साल में 365 दिन होना चाहिए, ये 2 साल में 365 दिन तो नहीं है। अगेन नॉन रेजिडेंट। अब उम्मीद है शायद रेजिडेंट होना शुरू हो जाए। 22-23 में 1 अप्रैल 22 से 20 मई 22, 11 मार्च 23 से 31 मार्च 20, अप्रैल मई और मार्च, सॉरी मार्च में 21। तो 71 डेज रहे 22-23 में, तो यहाँ तो और हालत खराब हो गई। बेसिक कंडीशन नंबर 1 तो नहीं है, बेसिक नंबर 2 है 60 दिन प्लस 365 दिन, 129, 122 एंड 137, बिल्कुल 388 डेज। तो ये रेजिडेंट हो गया। अब हमें ये चेक करना है ऑर्डिनरी है या नॉट ऑर्डिनरी है। तो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, रीजन बीइंग पिछले सालों में वो रेजिडेंट ही नहीं है, और अगर रेजिडेंट पिछले सालों में है ही नहीं तो वो क्या है, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। चलिए आगे हम प्रीवियस ईयर 23-24 में। तो ये 1 अप्रैल 23 से लेके 21 जून 23 तक, और उसके बाद 27/3/24 से 31 मार्च 4 तक, अप्रैल, मई एंड जून एंड 27, 28, 29, 30। तो ये 87 डेज रहे। बेसिक कंडीशन नंबर 1 तो सेटिस्फाई नहीं हुई, बेसिक नंबर 2 60 दिन प्लस पिछले 4 साल में 365 दिन। तो पिछले 4 साल में 71, 129, 122 एंड 137। तो 459 है, तो बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। और अगर बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई हो गई लेकिन रेजिडेंट हो गए, लेकिन ये अगेन एडिशनल कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये क्या हो गए, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, क्योंकि पिछले 4 साल में इन्हें क्या होना पड़ेगा, रेजिडेंट, 1 साल ही रेजिडेंट है, और 730 वाला हिसाब किताब तो देखने की जरूरत ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19, मिस्टर एक्स गोज आउट ऑफ इंडिया एवरी ईयर 274, मतलब ये 274 डेज हर साल इंडिया से बाहर आते। तो प्रीवियस ईयर 23-24 में लीप ईयर है, 274 डेज बाहर रहे। तो इंडिया में 92 डेज रहे। बेसिक कंडीशन तो सेटिस्फाई नंबर 1 हुई नहीं। सेकंड के लिए पिछले साल देखते हैं, 22-23, 91 डेज, तो 60 दिन वाली बिजनेस बेसिक कंडीशन नंबर 2 में 60 वाली कंडीशन हो गई, पिछले साल 60 दिन, और सॉरी रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में 60 दिन, और उससे पिछले 4 साल में 365 दिन।
और प्रीवियस ईयर 2021 में 90 डेज, प्रीवियस ईयर 1920 में 92 ईयर्स, क्योंकि 92 डेज, क्योंकि ये हमारा लीप ईयर हो जाएगा। तो हमें देखना है फर्स्ट बेसिक कंडीशन तो है नहीं, बेसिक कंडीशन नंबर 2 60 दिन बिल्कुल है, पिछले 4 साल में 365 दिन। तो एग्जैक्टली 365 डेज आ रहे हैं। तो 365 डेज होने की वजह से ये क्या हो गया, रेजिडेंट हो गया। बेसिक कंडीशन नंबर 2 सेटिस्फाइड हो गया। अब हम देखते हैं एडिशनल कंडीशन नंबर 1। तो हर साल रेजिडेंट होंगे, जब बेसिक कंडीशन 2 है तो हर साल बेसिक कंडीशन 2 होगी, तो 10 में से 2 साल रेजिडेंट हो जाएंगे, सेटिस्फाइड। एडिशनल कंडीशन नंबर 2 में पिछले 7 साल में 730 दिन हो, तो 91 डेज इंटू 7, तो ये तो बहुत ही कम आ रहा है। तो ये सेकंड एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, क्योंकि इनके दिन 730 से कम है। तो ये क्या हो गए, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। ठीक है, अब चाहें तो मैं इसमें 91 91 1 2 3 4 5 6 और 1 7 एग्जैक्ट डेज बता देता हूँ। 91 इंटू 7 प्लस 1 एक दिन, तो 638 डेज हैं। तो ये 730 नहीं हो पाया, तो इसलिए रेजिडेंट वन नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। Mr. 20 question. Mr. X, a citizen of Japan, has come to India for the first time on 1/10/2023 for 200 days. तो ये हमारे अक्टूबर में आए, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फेब एंड मार्च। तो 183 डेज हो गए। तो रेजिडेंट तो ये हो गए, क्योंकि ये हमारे इंडिया में 182 डेज से ज़्यादा रहे, लेकिन पहले का कोई इनका आने का सीन नहीं है, एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होंगी, तो रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। प्रेजेंटेशन में बार बार कह रहा हूँ, आपको प्रेजेंटेशन ऐसे नहीं करना है, ये आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। प्रेजेंटेशन में पहले बेसिक और एडिशनल कंडीशन लिख लीजिएगा, फिर बता दीजिएगा कि ये बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो ये रेजिडेंट है, ये नहीं हुई इसलिए नॉट ऑर्डिनरी है। मिस्टर एक्स, क्वेश्चन नंबर 21, एक सिटीजन है यूके के, इंडिया में पहली बार आ रहे हैं और फिर इंडिया जा रहे हैं, तो 1 सिटीजन ऑफ यूके है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन नहीं है, तो सेकंड कंडीशन भी लगाएंगे। अगर ये इंडिया से बाहर जॉब के लिए जा रहे हैं तो सिटीजन ऑफ इंडिया होता है, तो उसके ऊपर हम नहीं लगा, अदरवाइज तो लगाएंगे। तो ये वापस आए हैं 1/1/24 को और गए हैं 1/3/24। प्रीवियस ईयर 23-24 में ये इंडिया में कितने रहे, तो जन, फेब एंड मार्च, तो 61 डेज। इसका मतलब हमारा ये जो है करंट हमारा प्रीवियस ईयर है, इसमें 61 डेज रहे, तो बेसिक कंडीशन नंबर 1 तो लग गई। अब इससे पिछले 4 साल देख रहे हैं, तो प्रीवियस ईयर 22-23, तो ये इंडिया छोड़कर गए हैं 1 नवंबर को, तो 1 अप्रैल से लेके 1 नवंबर, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, टू 215 डेज। अब अगर ये 215 डेज इंडिया में रह रहे हैं, तो इसका मतलब
ये क्या है, ये इंडिया के अंदर रेजिडेंट तो हो गए, बेसिक कंडीशन नंबर 1 सेटिस्फाइड हो गई। अगर बेसिक कंडीशन नंबर सेटिस्फाई हो गई तो ये क्या है, रेजिडेंट। ठीक है, तो 2 साल पिछले 10 में से 2 साल रेजिडेंट होना चाहिए, और ये तो हर साल इंडिया में रहते ही है। ये इंडिया छोड़कर गए थे तो इसलिए कम था, इससे पहले तो इंडिया में थे रेजिडेंट, उससे पहले इंडिया में थे रेजिडेंट, उससे पहले इंडिया में थे रेजिडेंट। 13 से रह रहे, 730 दिन भी है, एडिशनल कंडीशन 1 भी लग गई, एडिशनल कंडीशन 2 भी लग गई, और इसकी बेसिक कंडीशन की पिछले 4 साल में 365 दिन ये भी लग गई। तो ये रेजिडेंट है एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, क्योंकि इनकी सारी कंडीशन ये सेटिस्फाई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, मिस्टर एक्स से जर्मन सिटीजन इंडिया में आए और फिर चले गए, हमें रेजिडेंशियल स्टेटस 2 साल का बताना। तो इनका प्रीवियस ईयर 2022-23, दैट इज असेसमेंट ईयर 2023-24। तो ये इंडिया में आए हैं 23/5/22 को, तो 31 मार्च 23 तक रहे। तो आसान बनाने के लिए नॉर्मल ईयर है तो 365 माइनस अप्रैल एंड मई में ये 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 9 दिन रहे। तो 31 में से 22 डेज नहीं रहे, तो 313 दिन इंडिया में रहे। प्रीवियस ईयर 22-23 में ये 313 दिन के लिए रहे, तो रेजिडेंट हो गए। और इससे पहले ये फर्स्ट टाइम आए थे प्रीवियस ईयर 21-22 में, नहीं 22-23 में ही आए प्रीवियस ईयर, और ये रेजिडेंट है, इससे पहले कभी नहीं थे, तो रेजिडेंट बट नॉट ऑनरी रेजिडेंट। 23 प्रीवियस ईयर 22-23 में ये इंडिया में पहली बार आए थे, 313 दिन रहे, रेजिडेंट है, लेकिन इससे पहले कभी थे नहीं, तो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो गए। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रीवियस ईयर 2023-24, मतलब असेसमेंट ईयर 2024-25। तो 1 अप्रैल 23 से लेकर 30/5/23 तक, अप्रैल एंड मई, तो अप्रैल एंड मई 60 डेज हो गए। और इससे पहले के 4 साल में बेसिक कंडीशन 1 तो लगी नहीं, बेसिक कंडीशन नंबर 2 में पिछले 4 साल में 365 दिन वो भी नहीं है, तो ये कोई भी बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहे, तो ये कौन है, नॉन रेजिडेंट। तो 2 साल का हिसाब किताब हमने निकाल लिया। फर्स्ट 23-24 में, असेसमेंट ईयर 23-24 में ये रेजिडेंट बट नॉट ऑनरी रेजिडेंट है, और 23-24 प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर 24-25 में ये नॉन रेजिडेंट। क्वेश्चन नंबर 23, मिस्टर एक्स सिटीजन ऑफ इंडिया एम्प्लॉयड है इंडियन कंपनी में, ठीक है, और उसका एम्प्लॉयर ने उसको ट्रांसफर कर दिया है जापान में। मिस्टर एक्स ने इंडिया छोड़ दिया 29/9/23 को, नई पोस्टिंग के लिए रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना है। ठीक है, तो ये हमेशा इंडिया में ही रहता है जनरली। तो प्रीवियस ईयर 23-24 में इसने इंडिया छोड़ दिया सितंबर में, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो ये 182 डेज रहा, एग्जैक्टली 182 डेज।
तो बेसिक कंडीशन नंबर 1 सेटिस्फाइड, तो ये रेजिडेंट तो हो गया। तो प्रीवियस ईयर 23-24 में ये रेजिडेंट हो गया। और अब उससे पिछले 4 सालों में बात करें तो सिटीजन है इंडिया, इंडियन कंपनी है, उसके एम्प्लॉयर ने उसे पहली बार इस ईयर में भेजा था। ठीक है, तो इससे पहले तो वो इंडिया में रहता था। तो जब कोई इंडिया में हमेशा रह रहा है तो एडिशनल कंडीशन नंबर 1 और एडिशनल कंडीशन नंबर 2 तो सेटिस्फाइड हो जाएगी। तो रेजिडेंट है बट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। तो 23 में रेजिडेंट है बट नॉट ऑर्डिनरी, बट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। मिस्टर एक्स इंडियन सिटीजन है, इंडिया छोड़कर जा रहे हैं फर्स्ट टाइम सेटअप करने के लिए सॉफ्टवेयर फर्म इन सिंगापुर। तो ये इंडियन सिटीजन है, एम्प्लॉयमेंट के लिए इंडिया के बाहर जा रहे हैं, तो इनके लिए सेकंड कंडीशन एप्लीकेबल ही नहीं है, फर्स्ट होगी। ये 10/4/23 को एक एग्रीमेंट हुआ इंडियन कंपनी से और वो सेटअप करने के लिए फरीदाबाद में। तो वो अपनी टीम के साथ आए हैं सर्विस देने के लिए 15/5/23 को, और ये 21/8/23 में चले गए। तो कितने दिन रहे ये? 17 डेज में जून, जुलाई, अगस्त। $99। बेसिक कंडीशन नंबर 1 लगेगी नहीं, बेसिक सेटिस्फाई नहीं हुई। बेसिक नंबर 2 क्या कहती है कि 60 दिन प्लस 365 दिन, लेकिन इंडिया छोड़कर जा रहे हैं तो सेकंड बेसिक कंडीशन अप्लाई नहीं होती, अप्लाई होती है लेकिन उसमें 60 प्लस 365 डेज वाले में 60 की जगह 182 डेज हो रहा है, तो वो सेटिस्फाई होगी नहीं जब बेसिक ही नहीं हो रही। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, ये 120 डेज हो जाते हैं अगर उसकी इंडिया में 15 लाख रुपए की इनकम। तो लिखा है कि उसको 50 लाख रुपए मिले और सर्विसेज दी है और इंडिया में दी है, तो इंडिया में सर्विसेज दी है तो इंडिया में ड्यू हो गया, टैक्सेबल हो गया इसके लिए, तो इंडिया में 50 लाख की इनकम हो गई, तो इसके लिए 120 डेज देखेंगे। लेकिन ये 120 डेज भी नहीं है इंडिया में, तो ये बेसिक कंडीशन नंबर 1 सेटिस्फाई नहीं है, बेसिक कंडीशन नंबर 2 भी सेटिस्फाई, तो इसलिए ये है नॉन रेजिडेंट। लेकिन इंडिया वाली इनकम टैक्सेबल हो जाएगी, क्योंकि अभी हम ये आगे पढ़ने वाले हैं कि कौन सी इनकम कहाँ पर टैक्सेबल होती है। ये अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं, तो आगे आपको समझ में आ जाएगा। तो हमारा ये लेक्चर यहीं पर कंप्लीट होता है। ठीक है, तो आपको उम्मीद है यहाँ तक के सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और यहाँ तक हैं आप तो इसको मतलब आप अच्छी स्टडी कर ही रहे हैं, तो आपका फ्यूचर तो ब्राइट है ही, क्योंकि आप इतनी अच्छी स्टडी कर रहे हैं। पूरा इनकम टैक्स आएगा, जीएसटी आएगी। शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल अगर यूट्यूब पर अगर आप देख रहे हैं।